जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी काफी जोर शोर से कर रहे होंगे। एग्जाम में अब ज्यादा समय बचा नहीं है, उसको देखते हुए अभी आपका रिवीजन समय है और हम आपको रिवीजन कराने के में लगे हुए हैं। आज हम आपका दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसे देख के आए। ठीक है, क्योंकि काफी सारे और भी जो प्रश्न हैं जो उस अध्याय को जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस अध्याय में काफी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस चैप्टर को शुरू से लास्ट तक देखते हैं हमारे वीडियो को, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और सिर्फ 10th बोर्ड के हिसाब से नहीं, हमारा कंटेंट ऐसा है कि आप 10th बोर्ड के आगे भी आप पढ़ना चाहते होंगे, कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ बोर्ड में पास करना तो मकसद नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमारा कंटेंट जो है बाकियों से काफी बेहतर है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? आपका प्रश्न है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो रूस में जार का मतलब होता है रूस के सम्राट से। आप जानते हैं कि जार का अर्थ होता है सम्राट या राजा। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? जार का मतलब भी होता है सम्राट या राजा, और जार जो है रूस के सम्राट का जिक्र कर रहा है। तो ये कहाँ से जार शब्द लिया? आखिर तो कहीं से लिया गया होगा ना। ज्यादातर अब देखते हैं कि ज्यादातर जो शब्द होते हैं लैटिन भाषा से ही लिए गए होते हैं। तो लैटिन का एक शब्द है सीजर। ठीक है, सीजर, और इसी सीजर से जार शब्द को लिया गया है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? तो कृषक दास प्रथा का अंत होता है 1861 में होता है। किस जार के समय होता है? तो जार अलेक्जेंडर के समय होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किस जार के समय होता है, तो जार अलेक्जेंडर के समय होता है। कब होता है? 1861 में होता है। वेस्ट लिटवेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ध्यान दीजिएगा, वेस्ट लिटवेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? अगर आपने हमारा पहला अध्याय देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये संधि कब हुई थी, किन देशों के बीच हुई थी, और इसका परिणाम क्या हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? ठीक है, साम्यवाद के संस्थापक की बात हो रही है। साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स के बारे में आप जानते होंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में होता है। कहाँ होता है? तो यूरोप के राइन प्रांत में होता है, यहूदी परिवार में होता है। ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र को हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। तो इसके लेखक जो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स हैं। इन्होंने कब लिखी थी इसे? तो 1848 में लिखी थी। 1848 में लिखी थी। ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? अगर प्रश्न पूछता है दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, और दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल कब लिखी गई थी? 1867 में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न को अगर ट्विस्ट करता है तो भी आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म मैंने बताया अभी, जर्मनी में हुआ। कहा था? कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। राइन प्रांत में हुआ था, यहूदी परिवार में हुआ था।
यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के बारे में पूछ रहा है। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति को हम अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि नवंबर में हुआ था, नवंबर 1917 में जो क्रांति हुई है, हम उसे अक्टूबर क्रांति क्यों बोल रहे हैं? तो ये पुराने कैलेंडर के हिसाब से, आप जानते हैं कि नया हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, पुराना जूलियन कैलेंडर है, जिसमें 13 दिन का गैप होता है। तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति कही जाती है। ठीक है। और यही से आप देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद ही लेनिन सत्ता में आते हैं। ठीक है। इसे डिटेल में हम और आगे देखेंगे। युद्ध और शांति, वार एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने इस पुस्तक को लिखा था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? अभी तक आपने पिछले प्रश्न में ध्यान दिया होगा तो आप इस लायक होंगे कि आप इस प्रश्न का जवाब दे सके। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की लिखी हुई पुस्तक है। कब लिखी गई थी? 1867 में लिखी गई थी। उसके से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखी गई थी? 1848 में लिखी गई थी। और मैंने बताया था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या बोलते हैं, आपने पिछले प्रश्न में करा है। इसका जो जवाब होगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट में इसका जवाब देंगे कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने में एंगल्स का भी हाथ है, लेकिन दोनों मिलकर लिखे थे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है तो नाम इसमें इनका भी आएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान कार्ल मार्क्स का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन का बात हो रहा है तो रॉबर्ट ओवेन जो थे ब्रिटेन के निवासी थे। ये ब्रिटेन के उद्योगपति थे। रॉबर्ट ओवन को स्वप्नदर्शी विचारक भी कहा जाता है, जो कि केवल आदर्श समाज की कल्पना करते हैं और वो किसी भी क्रांति में यकीन नहीं रखते हैं, यानी कि वो सड़कों पर उतर के क्रांति नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। रॉबर्ट ओवन के बारे में और भी आगे काफी खूबसूरत खूबसूरत सवाल हैं, तो चलिए हम आगे देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति, आपको पता है बोल्शेविक क्रांति से किसका उदय हुआ था? हमने पीछे देखा था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व है लेनिन ने किया था। और बोल्शेविक से पहले जो मेंशेविक दल था, तो मेंशेविक दल का जो लीडर था वो कौन था? केरेंस्की था। ठीक है। तो केरेंस्की की जब सरकार हटती है तब बोल्शेविक की सरकार आती है, यानी कि लेनिन की सरकार आती है। और करंस्की की सरकार को हटाने के लिए ही बोल्शेविक क्रांति करी गई होती है। यानी कि ये सत्ता का संघर्ष की क्रांति बोलेंगे। इसमें सत्ता का संघर्ष होता है दो लोगों के बीच में, यानी कि करंस्की की सरकार से जब लोग असंतुष्ट होने लगते हैं तो उसका फायदा उठाकर लेनिन क्या करते हैं? लेनिन ट्रोट्स्की की सहायता से तख्ता पलट करते हैं, और तख्ता पलट करके तब खुद क्या होते हैं? उसका नेता बनते हैं, यानी कि खुद वो सत्ता में स्थापित होते हैं। तब रूस की सत्ता को क्या लेनिन संभालते हैं। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आप इसका जवाब हमें कमेंट में देंगे। ठीक है। आपने देखा कि बोल्शेविक क्रांति को हम क्या बोलते हैं? अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग ऑब्वियसली रूस, सोवियत संघ जिसे बोलते थे, रूस में हुआ था। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? आपने प्रश्न पे ध्यान दिया होगा, मेरी बातों पे ध्यान दिया होगा, तो आपको पता होगा कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि दास कैपिटल को कहा जाता है। कब लिखी गई थी? हम पीछे देख चुके हैं कि 1867 में लिखी गई थी दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस की बात हो रही है तो अप्रैल थीसिस आप जानते हैं लेनिन ने लिखी थी।
ये 10 सूत्रीय कार्यक्रम था। ठीक है, ये जो था अप्रैल थीसिस 10 सूत्रीय कार्यक्रम था। और कहीं ना कहीं अप्रैल थीसिस से ही आपकी बोल्शेविक क्रांति या जो फरवरी क्रांति हुई थी 1917 की, ये दोनों क्रांति की नींव जो होती है वो कहीं ना कहीं अप्रैल थीसिस के बाद ही इसकी नींव स्थापित होती है। यानी कि अप्रैल थीसिस का लेखन जब लेनिन ने किया था तो यहीं से बोल्शेविक क्रांति या फिर फरवरी क्रांति, इनकी नींव इसी थीसिस के साथ शुरू हो जाती है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जिस पार्टी का अल्पमत होगा वो सत्ता में तो स्थापित नहीं होगा, तो मुंसेविक दल था। मुंसेविक का लीडर कौन था? केरेंस्की थे। मैंने बताया है कि कैसे बोल्शेविक दल आता है। बोल्शेविक दल यानी कि लेनिन का सत्ता पक्ष कैसे आता है। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब होता है? प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा के गठन कब पूछा जा रहा है, तो ड्यूमा का गठन 1905 में होता है। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है? किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होता है? हम पहले अध्याय में इसे कर चुके हैं, तो इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट में देंगे कि किसके द्वारा होता है। ठीक है, किस संधि के थ्रू रूस को प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूस की सांसद को क्या कहते हैं? प्रश्न है, रूस की सांसद को क्या कहते हैं? रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं। हालांकि रूस की सांसद को हम फेडरल असेंबली या संघीय सभा भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रूस की संसद को हम फेडरल असेंबली या संघीय सभा भी बोलते हैं। इसके दो सदन होते हैं, स्टेट ड्यूमा यानी कि निचला सदन, और जो ऊपरी सदन होता है उसे फेडरल काउंसिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होता है, ठीक उसी प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? तो नई आर्थिक नीति कहाँ पूछ रहा है? रूस की बात हो रही होगी। तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने लागू की। और इसमें स्टालिन दिया था, तो स्टालिन कौन थे? लेनिन के उत्तराधिकारी थे। पिछले प्रश्न में जो दिया था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? प्रश्न देखिए यहाँ जाता है, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बनते हैं। कब बनते हैं? तो 1924 में बनते हैं। ठीक है, यहाँ स्टालिन होगा। ठीक है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है लेनिन ने की। लेकिन इसके बारे में हम और देखते हैं कि जो थर्ड इंटरनेशनल था इसे हम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भी नाम से जानते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल अगर सवाल पूछ देता है कि 1919 की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो ध्यान दीजिएगा कि थर्ड इंटरनेशनल को ही हम कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बोलते हैं। इसकी स्थापना लेनिन करते हैं। हालांकि आप देखिएगा कि थर्ड इंटरनेशनल जो होती है या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो होती है, इसको भंग स्टालिन के द्वारा किया जाता है। 1946 में स्टालिन जो है इसको भंग कर देते हैं। ठीक है, हम इसके इसे देखते हैं तो इसका कार्यकाल 1919 से लेकर के सॉरी 1943 तक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 1943 तक होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, और 1943 में स्टालिन के द्वारा इसको भंग कर दिया जाता है। ठीक है? और थर्ड इंटरनेशनल को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बोलते हैं। और ये देखिएगा कि ये एक तरह का मजदूर यूनियन था। जो थर्ड इंटरनेशनल था मजदूर, हालांकि इससे पहले दो और इंटरनेशनल थे। जब दूसरी इंटरनेशनल जब खत्म हो जाती है तब लेनिन क्या करते हैं, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल लेके आते हैं। और ये मजदूर यूनियन था और यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था। ठीक है, कार्यकाल ध्यान दीजिएगा 1919 से 1943 तक इसका कार्यकाल होता है। यानी कि 1943 तक स्टालिन के द्वारा इसे
भंग कर दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछ दे कि थर्ड इंटरनेशनल या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को भंग किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा कि स्टालिन के द्वारा भंग किया जाता है, 1943 में भंग किया जाता है। रूस की पहली 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति के बारे में बात हो रही है। तो पहली रूसी क्रांति जो है फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और आप जानते हैं कि फरवरी क्रांति के समय किसका शासन था? तो आप देखिएगा कि निकोलस का शासन होता है, निकोलस। जार निकोलस द्वितीय का शासन होता है। और ये काफी, जो जार निकोलस द्वितीय होते हैं, ये काफी निरंकुश शासक होते हैं। और इन्हीं के खिलाफ ये फरवरी क्रांति होती है 1947 में। और इनको हटाने के बाद रूस में अस्थाई सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, अस्थाई सरकार की स्थापना होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अस्थाई सरकार, अगर प्रश्न पूछ दे कि पहली रूसी क्रांति के बाद किस तरह की सरकार की स्थापना होती है, तो ध्यान दीजिएगा कि अस्थाई सरकार की स्थापना होती है। या फिर 1917 के समय, उस समय वहां का जार कौन था? 1917 की पहली जो रूसी क्रांति होती है, यानी कि फरवरी क्रांति, उस समय अगर प्रश्न पूछ दे कि वहां का जार कौन था, तो ध्यान दीजिएगा कि जार निकोलस द्वितीय वहां के जार थे। और इनको हटा करके अस्थाई सरकार का निर्माण किया जाता है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन अमेरिका की, सॉरी, देन नहीं होगी, और रूस की क्रांति की देन होगी। ठीक है। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो साम्यवादी दल नाम लेनिन ने किया था। ठीक है। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? हम ये प्रश्न कर चुके हैं। किसने किया, किस वर्ष किया, इसका जवाब आप हमें कमेंट में देंगे। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इतना तो सक्षम हो गए होंगे कि आप इसका जवाब हमें कमेंट में दें। अब आपका अगला सवाल ये है कि प्रेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? ठीक है, प्रेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की अवधारणा की बात हो रही है, तो ये 1980 की दोनों अवधारणा जो है 1980 की है और मिखाइल के द्वारा दी गई है। ठीक है। प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्गठन। ठीक है। तो इसमें मिखाइल, जो प्रेस्ट्रोइका अवधारणा होती है, मिखाइल उसमें रूस की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसके पुनर्निर्माण, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कर रहे होते हैं कि हाँ, इसमें परिवर्तन जरूरी है। और क्यों परिवर्तन जरूरी है? ताकि रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सके। ठीक है। और ग्लासनोस्ट की जो अवधारणा है, ग्लासनोस्ट की अवधारणा का मतलब होता है, ग्लासनोस्ट की अवधारणा का मतलब होता है आपका, इंग्लिश में तो ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे, एक सेकेंड, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता। ठीक है। तो ग्लासनोस्ट की अवधारणा, ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है पारदर्शिता। तो यहाँ पे जो है मिखाइल बात कर रहे होते हैं कि रूस में जो भी सरकारी संगठन है या जो भी रूस की संस्थाएं हैं, उसके कार्यकाज या उसकी गतिविधियों को वो पारदर्शी बनाने की बात करते हैं। साथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और उनका उस समय जो प्रेस पे काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया था, तो प्रेस की जो गतिविधि है उस के ऊपर जो रोक लगाया गया, उस रोक को कम करने की बात करते हैं। उसके प्रेस के ऊपर के प्रतिबंध को कम करने की बात करते हैं। किस अवधारणा में? ग्लासनोस्ट की अवधारणा में। और प्रेस्टोइका में वो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की बात करते हैं। किसके द्वारा लाई गई थी ये दोनों अवधारणा? दोनों अवधारणा 1980 की अवधारणा है और दोनों अवधारणा मिखाइल के द्वारा लाई गई होती है। ठीक है।
अब है गार्गोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर। दोनों में से कौन, इसमें पूछ रहा है कि कितने दिन आगे जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो 13 दिन आगे चलता है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो ये नया वाला कैलेंडर है, और जूलियन कैलेंडर है ये पुराना कैलेंडर है। ठीक है, इसी की वजह से जूलियन कैलेंडर की ही वजह से जो हमारी नवंबर क्रांति थी 1917 की बोल्शेविक क्रांति, उसे हम अक्टूबर क्रांति के नाम से फेमस जो है ये जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ही है। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? आप जानते होंगे उसका आंसर, तो आपको पता होगा कि पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश रूस यानी कि सोवियत संघ होगा। आगे का प्रश्न है, देखिए। आगे का आपका प्रश्न है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है यह सोवियत संघ यानी कि रूस के द्वारा मिलता है। और काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने की जो बात है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, है ना, उसी में उन्होंने काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने की बात की थी। ठीक है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आप पहले देख चुके हैं कि फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस समय किसका शासन था और इसके बाद किस तरह की सरकार का निर्माण होता है, आप हमें इसका जवाब कमेंट में देंगे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो आप जानते हैं जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, माँ उपन्यास यानी कि द मदर उपन्यास के लेखक थे वो गोरकी थे। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? हमारा अगला प्रश्न है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन में हुआ था। ये 10 वर्षों का आंदोलन था, श्रमिकों के द्वारा किया गया आंदोलन था। श्रमिकों द्वारा किया गया आंदोलन था। 1838 से 1848। ठीक है, 1838 से 1848 तक ये चार्टिस्ट आंदोलन चला था, ब्रिटेन में चला था, श्रमिकों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। श्रमिक इसमें बेसिकली कुछ सुधार की मांग कर रहे थे, जैसे कि वेस्ट मताधिकार, मताधिकार में पारदर्शिता, इन सारी चीजों की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसका देखिएगा कितने सालों तक चला था, 1838 से 1848 तक चला था। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन है? प्रश्न है स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन है? तो रॉबर्ट ओवन है। रॉबर्ट ओवन के बारे में आप जानते हैं कि ये ब्रिटिश उद्योगपति थे, ब्रिटेन के उद्योगपति थे। ठीक है, तो स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक के रूप में हमें रॉबर्ट ओवन के बारे में माना जाता है, रॉबर्ट ओवन को जानते हैं। और आप देखेंगे कि रॉबर्ट ओवन जो थे, समाजवाद जो शब्द है उसका भी प्रयोग इन्होंने पहली दफा किया था। रूस में प्रतिदिनात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब होता है? आप हमें इसका उत्तर कमेंट में देंगे, क्योंकि हम ये प्रश्न पहले कर चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है, जिसे हम सीपीआई के नाम से जानते होंगे। आप जानते होंगे सीपीआई, एम एन रॉय, मनेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना 1920 में की थी। कहाँ पे की थी? तो ताशकंद में की थी। ताशकंद को आप जानते होंगे। तो ये जो सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना मनेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय ने की थी 1920 में, ताशकंद में की थी। और आपको एक बात और बता दूं, जो 1919 की थर्ड इंटरनेशनल, जिसे हमने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, लेनिन द्वारा स्थापित जो संगठन था, उसमें शामिल होने वाले मनेंद्र नाथ पहले भारतीय थे। और वहां से आने के बाद ही इन्होंने
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की ताशकंद में 1920 में, और ये लेनिन के करीबी माने जाते थे। हालांकि बाद में इन्होंने कुछ मतभेद के कारण छोड़ दिया था उसे। लेकिन आप इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा कि पहले भारतीय थे जो थर्ड इंटरनेशनल को ज्वाइन किया था, उसकी सभाओं में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ यानी कि रूस 1991 में। ठीक है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बनता है? हम शायद इस प्रश्न को पहले देख चुके हैं। स्टालिन बनते हैं। कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं। और ये क्या करते हैं? 1943 में क्या करते हैं ये? 1943 में थर्ड इंटरनेशनल को भंग कर देते हैं। ठीक है। रास्पुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है। रॉबर्ट ओवन के बारे में आप जान चुके हैं। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति। आप जानते हैं कि ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी, लियो टॉल्स्टॉय। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन की हम बात कर रहे हैं, तो समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पे बात करता है। ठीक है। लाल सेना का गठन किसने किया? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लाल सेना के बारे में जानिएगा। तो लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की करते हैं। लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की करते हैं। ट्रॉट्स्की के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया था कि जो बोल्शेविक क्रांति के समय जो तख्ता पलट लेनिन ने की थी, उसमें कहीं ना कहीं ट्रॉट्स्की का भी योगदान था। तो ट्रॉट्स्की जो थे ये काफी लेनिन के करीबी हैं, आपको पता तो चल ही रहा होगा। तो लाल सेना जो है ट्रॉट्स्की के द्वारा बनाई गई थी, और 1946 में इसका नाम बदलकर सोवियत सेना कर दिया जाता है। सोवियत सेना कर दिया जाता है। और ये किस लिए बनाया गया था? लाल सेना बनाने का लाल सेना हमारा बना था 19 हाँ, जो बोल्शेविक क्रांति होती है उसके बाद, बोल्शेविक क्रांति के तुरंत बाद लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की करते हैं 1918 में। और इनका काम था, जो नई सरकार है, नई सरकार की सुरक्षा करने के उद्देश्य से लाल सेना का गठन किया जाता है। और आप देखेंगे कि 1946 में जो है लाल सेना का नाम बदल करके सोवियत सेना कर दिया जाता है। अगर प्रश्न को ट्विस्ट किया जाता है कि सोवियत सेना का गठन किसने किया था, तो आप ध्यान देंगे कि सोवियत सेना का ही पुराना नाम लाल सेना है। तो सोवियत सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। ठीक है। चेका क्या था? चेक नहीं होगा, चेका या चेक भी पूछ सकता है, लेकिन चेका था। चेका क्या था? तो चेका जो था ये पुलिस दास्ता था। इसका इसकी स्थापना 1917 में लेनिन के द्वारा की जाती है। ठीक है। एक ये गुप्त पुलिस संगठन था, पहली गुप्त पुलिस संगठन थी, पहली गुप्त पुलिस दस्ता। ठीक है। पहली गुप्त पुलिस दस्ता थी 1917 में बनाई गई थी। चेका लेनिन के द्वारा बनाई गई थी, और इसका काम था जो लेनिन के विरोधी थे उनका दमन करना। ठीक है। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति कौन लागू करेगा? लेनिन लागू करेंगे रूस में। भूमि शांति रोटी, ये तीन नारे किसने दिए? भूमि शांति रोटी, ये नारा लेनिन का था। और ये नारा कब आया था सामने? बोल्शेविक क्रांति से ये नारा निकला था। ठीक है। भूमि शांति रोटी, ये नारा जो है ये लेनिन के द्वारा दिया गया था, और बोल्शेविक क्रांति का काफी मतलब फेमस नारा था, भूमि शांति रोटी। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? प्रश्न आपका है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो 1827 में किया गया था।
रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट ओवन कौन थे? अब तक आप देख चुके हैं कि ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश उद्योगपति थे, ठीक है, वो स्वप्नदर्शी विचारक भी थे, ठीक है। समाजवाद शब्द जो है, समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने 1827 में किया था। रॉबर्ट ओवन जब उद्योगपति थे तो उनकी एक मैगजीन चलती थी, यानी कि एक पत्रिका थी जिसका नाम था कोऑपरेटिव, ठीक है। कोऑपरेटिव मैगजीन में रॉबर्ट ओवन ने पहली बार समाजवाद शब्द का प्रयोग 1827 में किया था, ठीक है। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? निहिलिस्ट, निहिलिस्टो शब्द कहाँ से आया है? कुछ तो होगा जिससे कि जिन्हें कुछ होगा जिससे लोग जुड़े होंगे, जिनको निहिलिस्टो कहा गया होगा। तो निहिलिस्टो यानी कि निहिलिस्ट एक आंदोलन था, ठीक है, एक सामाजिक आंदोलन था। निहिलिस्ट एक सामाजिक आंदोलन था जो रूस में चलाया गया था। ये बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। ये आंदोलन जो था ये तर्क पर आधारित था, यानी कि विज्ञान की बात करता था। समाज में आप जानते हैं कि हमारे समाज में या किसी भी समाज में पहले से बहुत सारी रीति रिवाज, बहुत सारी मान्यताएं चली आती हैं। तो उसको ये चाहते थे कि ये तर्क आधारित मान्यताएं हैं, ऐसी मान्यताएं ना हो जिसका कोई जिसमें कोई तर्क नहीं हो, ठीक है। तो इनका नारा ही था कि कुछ भी स्वीकार ना करना जब तक कि उसे प्रमाणित ना किया जा सके, ठीक है। इन्होंने आतंक का सहारा लिया था, ठीक है, बुद्धिजीवियों का आंदोलन था। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? हम ये कर चुके हैं। अप्रैल थीसिस लेनिन ने लिखी थी। 10 सूत्रीय कार्यक्रम था, यहीं से फरवरी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति यानी कि अक्टूबर क्रांति की नींव पड़ती है इसी थीसिस से। सोवियत किसे कहा जाता है? सोवियत किसे कहा जाता है? तो सोवियत जो है किसान, श्रमिकों और किसानों की जो समितियां होती हैं उन्हें सोवियत कहा जाता है। रूस में गृह युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रश्न है कि रूस में गृह युद्ध किसके बीच हुआ? तो रेड आर्मी बनाम व्हाइट आर्मी के बीच हुई थी। व्हाइट आर्मी जो थी ये पूंजीपति वर्ग के सपोर्टर्स थे, और रेड आर्मी जो थे वो कृषि और श्रमिक जो दल थे उनके सपोर्टर थे, ठीक। व्हाइट आर्मी किसे कहा जाता है? तो आपको पता चल गया होगा कि पूंजीपति समर्थक। 1924 में किसे यूएसएसआर का नेता बनाया गया? ये प्रश्न घुमाया है। हम ऐसा नहीं कि इस प्रश्न को हम कहीं ना कहीं पहले नहीं कर चुके हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम इस प्रश्न को यूएसएसआर किसे कहा जाता है? अगर आपको पता होगा तो यूएसएसआर रूस, ठीक है, यानी कि सोवियत संघ भी लिख सकता है कि 1924 में सोवियत संघ का नेता किसे बनाया गया। तो 1924 में यूएसएसआर, यूएसएसआर कहे, रूस कहे या सोवियत संघ कहे, ठीक है, उसका नेता किसे बनाया जाता है? स्टालिन को बनाया जाता है। स्टालिन कौन थे? लेनिन के उत्तराधिकारी थे, और स्टालिन ने ही थर्ड इंटरनेशनल को भंग किया था। रूस में युवकों के संगठन को क्या कहा जाता है? रूस में युवकों के संगठन को कोमसोमोल कहा जाता है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इससे कुछ प्रश्न आए तो आप कहीं गड़बड़ ना करें, या आपका दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न भी है तो मैं ये समझती हूँ कि अभी तक अगर आप अच्छे से हमसे जुड़े होंगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनको आप लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उनको लिखने के लायक भी अब तक आप हो गए होंगे। एक पृष्ठभूमि तो आप बांध ही लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीयता का सिद्धांत किसने अपनाया था? तो राष्ट्रीयता का सिद्धांत लेनिन अपनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीयता की सिद्धांत कौन अपनाता है? तो लेनिन अपनाते हैं। वेस्ट लिटो वेस्ट की संधि किसके बीच हुई थी? ये हम कर चुके हैं। समाजवाद विरोधी नीति किसने अपनाई थी? ठीक है, साम्राज्यवाद विरोधी नीति, ठीक है। तो साम्राज्यवाद विरोधी नीति किसने अपनाई थी? लेनिन ने अपनाई थी। और बोल्शेविक क्रांति का नेता बोलिए, प्रणेता बोलिए, कौन थे? तो लेनिन थे। किसके सहयोग से लेनिन ने केरेंस्की की सरकार का तख्ता पलट किया था? मैं ये बता चुकी हूँ कि बोल्शेविक क्रांति के समय जो थे, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के समय क्या किया था? केरेंस्की तो थे, इनकी सरकार का तख्ता पलट किया था, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इनका ट्रॉट्स्की के सहयोग के साथ किया था। स्वप्नदर्शी समाजवादी किसे कहा जाता है? तो स्वप्नदर्शी समाजवादी ज्यादातर यूरोपियन
जो थे उन्हें कहा जाता था, जिसमें इसमें आपने देखा होगा कि रॉबर्ट ओवन का भी नाम आता है, जो शांतिपूर्वक परिवर्तन में विश्वास करते थे। किसी भी तरह की क्रांति से उनका कोई वास्ता नहीं था, वो किसी तरह की क्रांति या प्रदर्शन ये सब कुछ करने में विश्वास नहीं रखते थे। जो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? ये नारा काफी फेमस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपको रूसी क्रांति पे देखने मिलेगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था, काफी फेमस नारा है इनका। मार्क्स पर किसके विचार के प्रभाव थे? रूसो, मोंटेस्क्यू और हीगल के प्रभाव थे। सर्वहारा दल में कौन कौन आते हैं? तो किसान, मजदूर, आम लोग आते हैं। ये 1861 में किसने कृषि दास्ता को समाप्त किया? हम कर चुके हैं। 1917 की क्रांति के मजबूत स्तंभ कौन थे? तो किसान थे। एक और आपका सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखिएगा, खूनी रविवार। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ दे कि खूनी रविवार कब हुआ था, ठीक है यार, तो खूनी रविवार आप ध्यान रखिएगा कि खूनी रविवार जो है 1905 में हुआ था। ठीक है, यहाँ है 22 जनवरी या 9 जनवरी। ठीक है, तो खूनी रविवार 1905 में हुआ था। जो किसान और श्रमिक वर्ग थे वो जार से मिलने जा रहे थे, जार से मिलकर कुछ प्रार्थना पत्र देने जा रहे थे। दिन रविवार था। उस दिन क्या हुआ कि जब वो जो भीड़ थी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि जब राजा के महल की तरफ जाने लगती है तो सैनिकों के द्वारा गोली चला दी जाती है, और उस गोली चलाने से क्या होता है, 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। तो रविवार दिन होने के कारण उस दिन को ही खूनी रविवार के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, ब्लडी संडे। ठीक है, 1905 ध्यान रखिए। मार्च क्रांति के बाद किसके नेता सॉरी मार्च क्रांति के बाद किसके नेतृत्व में उदार समाजवादी सरकार का गठन होता है? तो करेंसकी। ठीक है, मार्क्सवादी दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद के नाम से जाना जाता है। दास कैपिटल में मार्क्स के मूलभूत सिद्धांत को शामिल किया गया है। मैंने बताया था ना कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाने की बात है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जो उनकी पुस्तक थी उसमें किया था। मूल्य का सिद्धांत दिया गया था। मूल्य का सिद्धांत आप जानते हैं कि हमेशा मूल्य का सिद्धांत है कि जो उत्पादित करता है उसको कम आय मिलता है, हालांकि जो उसके बाद के जो वो होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, उनपे इसका कब्जा होता है, ना कि जो उसका उत्पाद कर रहा है। ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पूंजीवादी और जमींदार वर्ग के उन्मूलन की बात भी कार्ल मार्क्स करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि रूस में नया संविधान कब आया? ठीक है, तो 1917 में लेनिन के द्वारा ही लाया जाता है रूस में नया संविधान। ठीक है, इसके साथ ही आज का आपका अध्याय समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा। और अब तक जो आप मुझसे जुड़े होंगे तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।